इन दोनों के ज्ञान और अनुभव से मेरा अभी तक मार्गदर्शन होता रहा है। मेरे भ्राता एवं मित्र विवेक अग्रवाल साहब पुस्तक मृत्यु कैसे होती है फिर क्या होता है के लेखक, अभिभाषक, कार्यक्रम के संयोजक राजेंद्र तिवारी जी, भोपाल से पधारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस श्री बनर्जी जी, माननीय आदरणीय श्रीवास्तव जी, अदर दूसरे न्यायाधीश, बार के कार्यकारिणी के सदस्य, सीनियर एडवोकेट आर के शर्मा जी, तिवारी जी के परिवार के सदस्यगण, अन्य वकीलगण, दतिया के प्रबुद्ध नागरिकगण, अन्य प्रेमियों और सज्जनों, तो ये मनु जो आदि पुरुष हैं वो हिमालय के शिखर पर बैठे हुए हैं, नीचे प्रलय चल रहा है। उनके मन के भाव को पकड़ते हुए महाकवि लिखते हैं, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ऊपर हिम था, नीचे जल था, एक सघन था एक तरल, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। अर्थात पानी जब तरल रहता है तो जल रहता है, ठोस हो जाता है तो बर्फ हो जाता है, और जब गर्म हो जाता है तो वाष्प हो जाता है। एक ही रूप है। कभी उसको जड़ या चेतन कह रहा है कि जड़ है या चेतन, जो मानना चाहो। तो मृत्यु ही जीवन का एक दूसरा पहलू है। हम उसे किस रूप में लेते हैं ये हमारे सोच पे है, क्योंकि मृत्यु का भय विश्व में जो भयों की संख्या है या जो क्रम है उसमें सबसे ऊपर है। आदमी सबसे ज्यादा डरता है मृत्यु से, और आश्चर्यजनक रूप से दूसरे नंबर पे आता है सार्वजनिक रूप से बोलने में। तो एक भय को तो मैंने दूर कर दिया। दूसरा भय तिवारी जी की किताब दूर करेगी, क्योंकि मृत्यु को समझना ही मृत्यु पे विजय प्राप्त करना है। अब मृत्यु को समझा कैसे करें? तिब्बत में एक प्रथा है बारदो, जो जैन मास्टर्स होते हैं बुद्धिस्ट, उनकी द्वारा इजाद की गई विधि है। तिब्बत वैसे बड़ा समृद्ध प्रदेश है, आज भले ही हम उसे राजनीतिक या सामाजिक तौर पर उतना ना माने, लेकिन बड़ा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में बड़ा उन्नत प्रदेश है। और वहाँ के जो जैन मास्टर्स हैं, जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी के जो लोग हैं, उनके द्वारा ध्यान की और दर्शन की अनेक विधियाँ इजाद की गई हैं। उसमें एक है बारदो। जब कोई वृद्ध व्यक्ति मृत्यु के समीप पहुंचता है और परिवार के लोगों को यह महसूस होता है कि वो इंसान अब जाने की तैयारी में है, तो हमारे यहाँ उसको ये आश्वासन दिया जाता है कि नहीं, सब ठीक है, डॉक्टर्स ने कहा है कि दवाई दे रहे हैं, इलाज होगा। या हमारे यहाँ कहा जाता नहीं, आपकी तो 100 साल आयु है। वहाँ वो उल्टा करते हैं। वहाँ वो ये कहते हैं कि भाई साहब, अब आपकी महाप्रयाण की तैयारी शुरू हो गई है, अब तो आपको जाना है, अब 6 महीने का समय है, अब 2 महीने का समय है, अब 15 दिन का समय है। उसको मृत्यु के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि अगर मृत्यु के समय आदमी
चेतन अवस्था में जाएगा, जागृत अवस्था में जाएगा, तो अगला जन्म होशपूर्वक है। रात में सोने वाला सोते वक्त हमारा जो आखिरी विचार होता है वो सुबह उठते वक्त का पहला विचार होता है। इसलिए हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि लड़ाई झगड़ा अगर हो तो रात में गले मिल लो, लड़ के मत सो। या कई बार लड़ने के कारण आदमी खाना खाना छोड़ देता है, तो कहते हैं कि नहीं खाना खा लो, आपस में सुलह कर लो, फिर सो जाओ, सुबह लड़ना। कारण यही है कि रात का अंतिम विचार सुबह का पहला विचार नहीं होना चाहिए। वैसे ही मृत्यु पूर्व की बेहोशी जो जीवन में चली आती है 80 साल 90 साल, वो अगले जन्म में निरंतरता ना प्राप्त करे, इसलिए मृत्यु के समय होशपूर्वक हो जाए। अब मृत्यु के समय होशपूर्वक कैसे होंगे? जब हम जीवन को होशपूर्वक जिएंगे, क्योंकि मृत्यु की तैयारी मृत्यु के समय नहीं होती है। जैसे बुढ़ापे की तैयारी जवानी में करनी पड़ती है, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से, चाहे मन स्थिति की दृष्टि से, चाहे आर्थिक दृष्टि से, चाहे आपके विचारों की या आपकी सांस्कृतिक दृष्टि से, आपको तैयारी जवानी में करनी पड़ती है बुढ़ापे। वैसे ही मृत्यु की तैयारी मृत्यु के समय नहीं होती, उस समय हड़बड़ाहट रहती है, ऐसा लगता है। तो मृत्यु की तैयारी जब जीवन है तभी होगी। वो शायद तैयारी का जो उपक्रम है वह तिवारी जी ने अपनी पुस्तक के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। उन्होंने अपने जो माता का, जिसमें उन्होंने कि मतई ने किस तरह से भाव रखा और किस तरह से उन्होंने अपना प्राण छोड़े। एक पांडे जी का इन्होंने प्रसंग बताया है कि वो उनको व्यक्ति के बात लिखे। इस तरह के प्रसंगों के माध्यम से तिवारी जी ने पाठकों के साथ संवाद बनाने की कोशिश की है और ये समझाने की कोशिश की है कि साधारण इंसान सहज तरीके से ही इन चीज़ों को महसूस कर सकता है, जान सकता है, बशर्ते जिज्ञासा हो। कुछ प्रसंग दूसरी किताबों के भी हैं, जिसमें मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स जो डॉक्टर ब्रायन वेस्ट की है, वो पुनर्जन्म के सिद्धांत को वैज्ञानिक तरीके से रेखांकित करती है। भारत में दर्शन है, विज्ञान, क्योंकि दर्शन और अध्यात्म इतना ऊंचा था कि कभी ये जरूरत महसूस नहीं की कि फिजिक्स को भी इतना आगे बढ़ाया जाए, जबकि फिजिक्स और अध्यात्म हाइट पे जाके, चोटी पे जाके एक हो जाते हैं। केवल अंतर इतना है कि आध्यात्म अनुभूति के स्तर पे है, फिजिक्स जो है उसको, भौतिकी जो है वो उसको अन्वेषण के माध्यम से, अनुसंधान के माध्यम से साबित करती है। डॉक्टर ब्रायन वेस्ट की जो पुनर्जन्म की थ्योरी जो है, उसको तिवारी जी ने बड़े सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है कि मृत्यु एक कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं। कुछ इस परिप्रेक्ष्य में मुझे कुछ मृत्यु के और प्रसंग याद आ रहे हैं। एक प्रसंग सुकरात का है। सुकरात को सच बोलने की सजा मिली और जहर का प्याला पीने का आदेश हुआ। उनके सारे अनुयायी उनके आसपास बैठे हुए थे और वो चौराहे पे उनको सजा दी गई थी। तो वो जैसे जैसे जहर के घूंट अंदर जाते जा रहे थे, सुकरात बताते जा रहे थे कि देखो अब मेरा पैर सुन्न हो गया, अब मेरा बायां हाथ सुन्न हो गया, अब मेरा दायां हाथ सुन्न हो गया, अब मेरी छाती पे भारीपन आ रहा है। और वो यह बताने का प्रयास कर रहे थे कि मैं क्या हूं। तो मौत हो रही है तो किस चीज की हो रही है? उन्होंने कहा क्या मेरे पैर मर गए हैं, या क्या मेरे हाथ मर गए हैं अगर जहर पिया तो, या क्या मेरा सिर मरा है। और जब उन्होंने ये कहा कि जब मैं मर जाऊं शारीरिक तौर पे, तो भी ये मत मानना कि मैं मर गया। कारण शरीर की मौत एक मौत होती है, उसकी
चेतना निरंतर है। वो इस तथ्य को रेखांकित करना चाह रहे थे, अर्थात चेतना निरंतर है और मृत्यु जो है वो एक शरीर का रूपांतरण है। दूसरा प्रसंग किसी अरब के लेखक का है, जिसमें एक व्यक्ति को यह बताया गया कि आज शाम को इसकी मौत सीरिया में होनी है, दमिश्क में। उसको बड़ा डर लगा। उसने कहा कि यहाँ दमिश्क में अगर मौत होनी है तो मैं तो यहाँ से भागता हूँ। वो घोड़े में बैठा और दिन भर चलता रहा। चलते चलते इराक बसरा पहुँच गया। शाम को थक के चूर हो गया और वहीं गिर पड़ा। मृत्यु जो उसका पीछा कर रही थी, उसने कहा मुझे बड़ा आश्चर्य था कि आज इस व्यक्ति को बसरा में मरना है, ये दमिश्क से यहाँ कैसे आएगा। लेकिन मुझे मालूम था कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा और मुझे मेरा शिकार मिल गया। अर्थात मृत्यु एक अवश्यंभावी तथ्य है, इससे बचना व्यर्थ है, इसको समझना ही सार्थकता है। तीसरा प्रसंग एक रशियन ज़ेन मास्टर हुए हैं गुरजेफ। उनको जब बताया गया कि कुछ उनको ऐसी असाध्य बीमारी है जिस बीमारी का इलाज संभव नहीं है, उन्होंने चलना शुरू कर दिया। उनका ऐसा कहना था कि मैं चलते चलते पूरे समय ये एहसास करना चाहता हूँ कि मृत्यु के समय मेरे मन के भाव क्या रहेंगे। वो जो मैंने पहले कहा कि होशपूर्वक जीना, चलते रहे, चलते चलते जब गिर पड़े और मृत्यु को प्राप्त हुए, उनके मन में ये भाव था कि मैं होशपूर्वक मरूं ताकि मेरा अगला जन्म बेहोशी में ना कटे। मित्रों, हमारा जीवन भी कुछ इस तरह का रहता है। आज इतने लोग यहाँ उपस्थित हैं, पूर्ण भाव से अगर उपस्थित हैं तो जीवन में है, नहीं तो हो सकता है कई लोग ये सोच रहे हो, वकील लोग की कल के केसेस की तैयारी करनी है, लंबा ना खिंच जाए होगा। मकान में छत करनी है, उसका क्या होगा। कई ये सोच रहे हैं कि गर्मी बहुत है, तिवारी जी के आग्रह से आ तो गए हैं, लेकिन ठीक है जल्दी खत्म हो। ये मन के जो अलग अलग भाव हैं, तो हम पूर्णतः जीवन में हैं अभी इस समय, ये भी संशय है। तो मृत्यु हमें जीवन सिखाता है। ये किताब हमें यह संदेश देती है कि जीवन हमें अपनी पूर्णता और सार्थकता में जीना है। किसी शायर ने कहा भी है, पाल ले एक रोग नादा इस सफर के वास्ते, सिर्फ सेहत के सहारे जिंदगी चलती नहीं। अब वो रोग जो है, सबसे सर्वोत्तम रोग है अच्छी पुस्तकों का अध्ययन। अच्छी पुस्तकें जो आपके जीवन को सार्थकता दें और जीवन में कुछ ऐसा करने का एहसास जो आपको मृत्यु के समय भी लोगों के दिमाग में रखे। क्योंकि सबसे अच्छा जीवन वो होता है, या सबसे अच्छी याद वो होती है कि मृत्यु के बाद आप दूसरों के अंदर रहें। इस अवसर पे मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, विशेषकर राजेंद्र तिवारी जी का, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। उनकी पुस्तक अत्यंत सार्थक व सटीक विषय सामग्री प्रस्तुत करती है। एक दो किताबें मुझे और याद आती हैं, जिनका समावेश मैं आशा करता हूँ तिवारी जी अगली पुस्तक में करेंगे। और वो पुस्तक है लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड।
जीवात्मा जगत के नियम। एक पारसी लेडी खुर्शीद भावनगरी है बॉम्बे की, उनके 100 अनुभव पे लिखी गई किताब है, एक वो किताब। और एक मुझे याद आती है बॉर्न अगेन। वॉल्टर सैंक्यू एक राइटर है, उन्होंने कई विश्व की महान हस्तियों को या विश्व की जो लोकप्रिय हस्तियां हैं उनके डिप्रेशन के आधार पे ये पाया है कि वो हस्तियां पूर्व जन्म में क्या थी और इस जन्म में उनका रीइंकार्नेशन किस रूप में हुई। एक उदाहरण मुझे याद आता है, मैं उस पुस्तक के आधार पर बता रहा हूँ जो उसमें लिखा है। टीपू सुल्तान वो राजा थे जिन्होंने सबसे पहले रॉकेट इंजीनियरिंग का अपने यहाँ इजाद की थी पूरे विश्व में पहली बार। इसी कारण से टीपू सुल्तान का एक पोर्ट्रेट नासा अमेरिका में लगा हुआ है। उस टीपू सुल्तान का रीइंकार्नेशन उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को बनाया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। उनके जो मेंटर थे विक्रम साराभाई, वो रीइंकार्नेशन थे टीपू सुल्तान के फादर हैदर अली। इस तरह के कुछ प्रसंग उसमें भी हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि तिवारी जी की ये पुस्तक न केवल सार्थक होगी बल्कि सफल होगी, व्यापक तौर पर पढ़ी जाएगी और उसके नए एडिशंस जो आएंगे उसमें नया समावेश और होगा। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी